पेपर 2 तो नॉर्मल है अभी, उसमें मैम इतना अभी स्टार्ट इस तरीके से नहीं है, उसको रिवाइज कर दिया। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? नो मैम, इट्स ओके सेकंड अटेम्प्ट है। मैम खैर हमारा तो इंशाल्लाह, फर्स्ट है। डोंट वरी, बस तैयारी करके अंडरस्टैंड करके पेपर सॉल्व करके जाइए, सब खैर होगा इंशाल्लाह। फर्स्ट सेकंड कुछ मैटर नहीं करता जब क्वालिफाई कर लेता है इंसान। बस पूछने वाले कुछ पूछते हैं, वो भी वो कोई मीनिंगफुल नहीं होता, पॉइंट निकल गया, कवर हो गया, मतलब ठीक है। इससे इस तरह मुझे परेशान में रखते हैं, ना छोड़ सकते हैं। ऑलराइट, हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 2 मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके पहले हम सिलेबस देखते हैं जो एनटीए ने दिया हुआ है सिलेबस। ये उसका मैंने एज इट इज दिया हुआ है। पहला पॉइंट इन्होंने लिया है मीनिंग, इससे कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आते। टाइप्स, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत डीप जाने लगे हैं ये। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिव, पूरा उससे कनेक्टेड सवाल आता रहता है। ठीक है, अप्रोचेस क्या है रिसर्च में, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। उसके बाद मेथड्स हैं, किन किन तरीकों से किए जाते हैं, उसमें इन्होंने खास कर लिया एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये सब क्या हम तफसील से बात करेंगे। इन्होंने तो सिर्फ 4-5 ही लिए हैं नाम, लेकिन अब इसमें तकरीबन 32 या तकरीबन 35 मेथड्स हैं जिसके बारे में सवाल करते हैं, तो सारे हम देखेंगे इंशाल्लाह। रिसर्च स्टेप्स हैं कि किस उसका मरहला क्या क्या है, पहले कदम पे आप क्या करते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तीसरे मरहले में क्या करना, वो स्टेप्स। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग है, उसी को जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसकी बहुत सी टाइप्स है, वो यहाँ पे बदल जाते हैं। उसके फॉर्मेट क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, रिफरेंसिंग क्या होती है, रिफरेंसिंग मतलब कि हाशिया वगैरह। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी कैसे काम करता है रिसर्च में, ये है इनका एक पॉइंट। और एथिक्स से बहुत सवाल आ रहे हैं इधर, इसी के अंदर में आ जाता है फिर प्लेजरिज्म, जो अब बहुत अहम पॉइंट है एनईपी के बाद और भी ज्यादा। मैम तो एथिक्स क्या होता है? एथिक्स का मतलब अखलाकियात कह लीजिए आप अपनी जुबान में, उर्दू में। ओके। तो रिसर्च के भी कुछ उसूल ज़ाब्ते हैं, आपको उन अखलाकियात का फॉलो करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो इसमें अब ये कानून के दायरे में कुछ पॉइंट्स पर चले जाते हैं, आपको बैन कर दिया जाता है, रिसर्च ही नहीं करने दिया जाएगा। इससे सवाल बहुत आ रहे हैं, ये देखेंगे इंशाल्लाह, जिसको आपने प्लेजरिज्म के नाम से सुना होगा। तो हम आज जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह दिस वन और दिस वन, क्योंकि ये इस तरतीब से चलेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप पहले आते हैं मीनिंग यानी डेफिनेशन की तरफ। द वर्ड स्पेशली री एंड सर्च, ये असल में 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक इसमें री आता है और दूसरा इसमें सर्च है। सर्च आप लोग जानते होंगे किस चीज को कहते हैं, बताइए जरा। यस मैम। सर्च का क्या मतलब है? तलाश करना। तलाश एग्जैक्टली, तलाश करना। और री का मतलब होता है दोबारा। ठीक है, अगेन। रिसर्च का मतलब दोबारा उस किसी चीज को तलाश करना। इंक्लूड द टर्म रिसर्च, जनरली स्पीकिंग द वर्ड्स री अगेन, री का मतलब अगेन मतलब दोबारा, और सर्च का मतलब फाइंड समथिंग, कोई चीज तलाश करना। तो आपको इससे समझ आ गया कि आपने जो जो चीज पहले जिसपे सर्च हुआ है, काम हुआ है, उसको फाइंड आउट किया गया, उसके कुछ पहलू रह गए हैं पिछले वाले रिसर्चर से, या रह ही जाते हैं। हाँ, इंसान एक ही एस्पेक्ट को लेके चल सकता है, सारे को कवर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो जो पीछे वाले से छूटा, अब वो नया रिसर्चर यहाँ पे पहले नंबर पे किसी ने किया था, उससे जो पॉइंट छूटा वो सेकंड करता है, फिर सेकंड से थर्ड चलता है। तो इसमें जब हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो वहां भी आपको पता चलेगा कि ये साइक्लिक होता है। रिसर्च कभी भी दी जैसे कि इसने किया और खत्म हो गया, यहाँ पे कोई दी एंड पॉइंट फुल स्टॉप नहीं आ जाता, ये चलता ही रहेगा। यही चीज, इसी को रिसर्च करते हैं, क्योंकि जो ये करता है ना, तो फिर इसको कोई नया पॉइंट भी मिलता है, ये अपना सॉल्यूशन भी दे देगा, रिकमेंडेशन भी देगा, लेकिन इसके पास एक नया मुद्दा भी सामने आ जाता है, एक नया रास्ता खोल के छोड़ देता है। फिर चौथा आएगा, उसको उस पॉइंट पे जो इसने फाइंड आउट करके छोड़ा था वो ये उठा लेता है, फिर ये कुछ छोड़ता है इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये उठाएगा, इस तरह सिलसिला चलता ही रहता है। ठीक है, इसीलिए रिसर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो साइक्लिक है, मतलब कि वो ऐसे चलता रहेगा राउंड पे, वो यहाँ से गोल गोल जाता रहेगा, ये कभी रुकता नहीं। तो वो हम कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे। अभी आपने ये समझना है कि किसी चीज को हम किसी चीज को रिसर्च कर रहे हैं जिसमें पहले भी होगा, आगे फिर होता रहता है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रिसवेल इज अ प्रोसीजर
ऑफ प्रोसीजर्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स यानी अमलियात का एक वो है अमल है, ठीक है। यूज टू ऑब्टेन एंड एनालाइज, एनालाइज करने के लिए, इंफॉर्मेशन टू एक्सपेंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन टॉपिक और सिचुएशन। हमारे जो कोई एक खास मौजू है, असल में आपको बताऊं तो ये साइंस वाले फील्ड की तरफ ना असल में ये टर्म ज्यादा काम करता है, जो हम लोग लिटरेचर से करते हैं उसमें नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको टॉपिक लेती हूँ बिकॉज मैं इस पे काम कर रही थी, गादा सम्मान की राइटिंग पे लिटरेचर के अकॉर्डिंग, बिकॉज हम इसी बैकग्राउंड से, तो हम लोग इसी को लेके चलते हैं। तो इसके इसमें अब आता है ये एक वो नॉवेलिस्ट है, फेमिनिस्ट नॉवेलिस्ट है सीरिया की, सॉरी। तो इनके उसको लिटरेचर को, इनकी राइटिंग को, इनकी जो तख्लीक है उसको रिसर्च किया जाता है कि इन्होंने कैसा लिखा। तो अब कैसा लिखा होता है, उसमें आता है कि औरतों के बारे में कैसा लिखा, औरतों की तस्वीरकशी कैसे की, मर्दों की तस्वीरकशी कैसे की। जैसे मैंने जब इनको स्टडी के लिए उठाया तो मैंने देखा कि औरतों की तस्वीरकशी गादा सम्मान ने कैसे की, बहुत लोगों ने किया है। तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि बेशुमार काम हो चुका है। किसी ने किया है कि सोशल इश्यूज पे इन्होंने क्या किया, फिर मैं नहीं कर सकती बिकॉज उस पर कज़ाया अल इज्तिमाइया पे बहुत लिखा जा चुका है कि गादा सम्मान कज़ाया इज्तिमाइया को कैसे पोर्ट्रे करती है अपने नॉवेल्स में। तो ये दो पॉइंट छोटा और बेशुमार होते हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने देखा कि सूरत और रजुल पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ कि ये अपने नॉवेल्स में जो मर्दों को पोर्ट्रे करती हैं, ड्रॉ करती हैं, वो कैसे होते हैं इनकी कहानी में, और इनकी सोसाइटी के लोग इनकी कहानी में, इनके जहन में कैसे होते हैं। तो ये एस्पेक्ट पर रिसर्च हुआ नहीं, अगर हुआ तो बहुत हुआ ही नहीं, मुझे तो मिला ही नहीं अभी तक, ना ही नेशनल ना ही इंटरनेशनल, इंडियन यूनिवर्सिटीज में भी नहीं, बाहर भी नहीं। हाँ, जब वो सूरतुल मरा पे बात करते हैं तो करते हैं, तो ये एस्पेक्ट मुझे मिला। पिछले वाले ने छोड़ दिया था ये पॉइंट मेरे लिए या किसी के लिए भी, मुझे ये मिला। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि प्रोसीजर्स का एक प्रोसीजर है जिसमें आप एनालाइज करते हैं। मैं इसमें देखती हूँ कि गादा समान क्या लिखती हैं, कैसे लिखती हैं, कौन है, कहाँ से है, ये सब देखा जाता है उसमें। लेकिन मेरा मुद्दा खास रहेगा कि वो मर्दों को अपनी नॉवेल में कैसे पोर्ट्रे करती हैं, कैसे ड्रॉ करती हैं, ठीक है। पॉइंट क्या है, इन्फॉर्मेशन टू एक्सपैंड आवर अंडरस्टैंडिंग, हम मजीद बेहतर तरीके से हम समझें। जैसे कि लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझा, बहुत रिसर्चेस देखे कि गादा समान औरतों की तस्वीर कशी कैसे करती हैं, समाजी मसाइल को कैसे डिजाइन करती हैं अपनी कहानी में, उनका नजरिया कैसा है। तो इस तरह हमारी एक्सपैंडिंग उनकी राइटिंग के बारे में, उनकी तहरीक के बारे में मजीद बेहतर होती जाती है, ठीक है। और ये सर्टेन टॉपिक आपको पता है खास मौजू के लिए और या किसी खास सिचुएशन के लिए, सिचुएशन ये साइंस वाला एस्पेक्ट में चला जाता है, हम टॉपिक को कवर कर पाते हैं क्योंकि हम लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मैं आपको समझा पाई ये पॉइंट? यस मैम। ऑल राइट, मैंने इसको फिर पॉइंट्स के लिए देखा था, आपको याद क्या क्या रखना है। प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का। ये सिस्टमेटिक होता है, मतलब एक निज़ाम के साथ, उसूल ज़ाब्ते के साथ चलता है, मेथोडोलॉजिकल, ठीक है। इंक्रीज नॉलेज को बढ़ा देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आदमियों के बारे में क्या तस्वीर कची है, ये अभी तक नहीं तफसील से समझा होगा लोगों ने, वो बहुत से दूसरे एस्पेक्ट को देख रहे हैं। तो जब मैं एक रिसर्च करके उनको दूंगी, मतलब 300-400 पेज में सूरत रजुल, तो उनके पास एक और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, उनके पास एक और तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी उनके सामने कि वो मर्दों को कैसे पोर्ट्रे करती हैं, ठीक है। और ये साइंटिफिक है, तो आपको याद रखना है कि ये प्रोसेस है। सबसे पहला पॉइंट प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, जाहिर सी बात है। सिस्टमैटिक है, बहुत से इसके पॉइंट्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको पॉइंट बेसिक में याद रखना है क्या होता है। इंक्रीज नॉलेज के लिए होता है, जस्ट नॉलेज भी कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है, नई मालूमात के लिए। और साइंटिफिक, साइंटिफिक ऊपर होना चाहिए था लेकिन मैं नीचे कर रही हूँ बिकॉज मैं लिख चुकी हूँ कई चीजें, ठीक है। ये सब मेन इंपॉर्टेंट है और इसके एस्पेक्ट्स आप कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक। ऑल राइट, मजीद ये वाजे होगी आपको, पॉइंट वाजे हो जाएगा जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, डोंट वरी। अच्छा, स्टेप्स ऑफ रिसर्च देखिए। रिसर्च क्या है आप लोग समझ गए पहले, वी कैन मूव फॉरवर्ड, यस मैम। बोलते रहिए, बताती हूँ। ऑल राइट, कोई सवाल है किसी का या रिसर्च में? देखिए, अगर पहले नुक्ते पे आप लोग उलझ जाएंगे तो दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जब भी डाउट हो तो आप लोग खुद पूछेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि कहीं भी दिक्कत है मुझे टोक सकते हैं आप लोग बीच में भी। ऑल राइट, अब ये जो काम हमने किया, मैंने आपको बताया कि मैं सूरत रजुल पहले था मेरा पॉइंट, वो टॉपिक अब मैं छोड़ चुकी हूँ उसको। तो जब आपने डिसाइड किया आपको कुछ करना है और रिसर्च करना है, तो आगे उसके मरहले क्या क्या होंगे। कोई भी काम आप जब करते हैं तो उसके स्टेप्स होते हैं, आपको पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, आगे आप कैसे चलोगे उस काम को लेकर। तो उसको स्टेप्स यानी मराहिल ऑफ रिसर्च आइडेंटिफाई। सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने देखा था, मैंने क्या देखा कि लोगों ने उनको बहुत स्टडी किया लेकिन उनके एक पहलू को
स्टडी नहीं किया गया सिरे से या बहुत लाइट लिया गया, तो वो प्रॉब्लम मैंने फाइंड आउट किया। वैसे आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि असल साइंटिफिक फील्ड में, साइंस की फील्ड में ये अच्छा काम करता है। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे फिर मैं लिटरेचर रिव्यू करती हूँ, मतलब पहले से जितना भी प्रॉब्लम सबसे पहले आपको फाइंड करना है। जो मैंने आपको बताया कि मैंने देखा था कि रजुल वाले पॉइंट को बहुत लाइट देखा गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिटरेचर रिव्यू करना होता है, यानी इस पॉइंट पर, क्योंकि मेरा बेसिक पॉइंट क्या है, गादा अस्समान जो कि एक फेमिनिस्ट सीरियन राइटर है। आप लोग को बता, मैं इस तरह से मिसाल लेके चल रही हूँ कि आप लोग को समझा पाऊंगी। ओके, तो मैंने तो पहले देखा, ये मेरा मेन पॉइंट था। उनका एक एस्पेक्ट मैंने निकाला प्रॉब्लम, कि इसको नहीं देखा गया, ये प्रॉब्लम है मेरे लिए कि इनको क्यों स्टडी नहीं किया गया, ये कैसे पोर्ट्रे होता है उनके नॉवेल्स में या दिखता है। सेकेंडली, जब मैंने यहाँ तक मैं पहुंची, अगले मरहले में मुझे देखना पड़ता है कि इनको कितना और किस हद तक पढ़ा गया है, इनके बारे में क्या क्या काम हुआ है, कितना लिखा गया है, किस एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है, इनके नॉवेल्स को लेकर किन एस्पेक्ट्स को छोड़ दिया गया है जो कि मैं कर सकती हूँ। तो इसी लिटरेचर रिव्यू के दौरान हम इनको जब पूरा, या आप कह लीजिए हमारी जबान में खंगालते हैं, तो आपको पता चलता है कि किस पहलू को छोड़ा गया था, ठीक है, और किसको कितना बेहतर तरीके से लिखा गया और कितना काम हुआ, ये सब रेफरेंस में भी देना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट पे हम देखते हैं लिटरेचर रिव्यू, और आपको पूरा देखना, जो इन्होंने खुद किया वो भी देखना पड़ता है, जो इनके बारे में दूसरे ने पूरी दुनिया में किया होगा वो भी देखना पड़ता है। उसके सोर्सेज हैं, अब तो बहुत आसान है उसको रीच आउट करना। अगले मरहले में दो काम हुआ, हम तीसरे में ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि क्यों करना है, मकसद क्या है, मैं क्या लाना चाह रही हूँ सामने। तो जैसे मेरे वाले पॉइंट पे था कि ये असल में फेमिनिस्ट राइटर है। फेमिनिस्ट आप लोग समझते होंगे, जो औरतों के मसाइल को हाईलाइट करते हैं, उन राइटर्स को बोलते हैं। अ, तो ये जाहिर सी बात है, फिर उनके मसले पे बात करती हैं कि वो बहुत मजलूम हैं, उन पे जुल्म होता है सोसाइटी में, उनको उनके हकूक नहीं दिया जाते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब ये बात है तो वो समाजी मसला ही है, औरतों का मसला समाज का मसला बनता है, तो फिर ये समाज पे भी रोशनी डालती है। तो ये जो मैंने लिया मकसद ये था कि उसके एक पॉइंट को जो छोड़ दिया गया, इनको बहुत ज्यादा स्टडी हुई है बीएन पे, ये बहुत अच्छे लेवल की राइटर भी मानी जाती है और हदीस की। तो मेरा मकसद ये होगा कि उनके एक छूटे हुए पहलू को भी कवर अप किया जाए, और मैंने ये भी पॉइंट निकाला था कि बैलेंस करती हैं। जैसे ये हैं तो फेमिनिस्ट, औरतों के मसले पे बात करती हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं बोलती कि पूरी तरह वही मजलूम है और मर्दों का सिर्फ एक ही चेहरा होता है, या एक ही रुख या एक ही पहलू नहीं शो करती कि वो जालिम ही होते हैं, उन्होंने हमेशा ज्यादती ही की है। बल्कि ये उसकी पॉजिटिव तस्वीरों को भी पे भी रोशनी डालती है कि अच्छे भी लोग होते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक भी करते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेवियर भी होता है, वगैरह वगैरह। तो ये बैलेंस इनका पॉइंट था, मेरा मुद्दा था जिसको मैं उठाना चाहती थी। तो मैं ऑब्जेक्टिव दिखाना चाहती हूँ, फिर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि गादर सम्मान को जो एक पॉइंट पे छोड़ दिया गया उनको समझा जाए। और दूसरा मेरा मकसद ये भी था कि रुजुल पे बहुत कम काम होता है अरबिक लिटरेचर में, तो उसको भी थोड़ा बढ़ावा मिले, प्रोवोक किया जाए, आगे रास्ते मजीद खुल जाए, ताकि आगे भी इस पे रिसर्चेस होते रहें और इस पहलू को भी तवज्जो दिया जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगला, वो हर रिसर्च के अकॉर्डिंग होता है, टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है। अगला था फिर डिजाइन है, कि मुझे करना क्या है, मैं इसको लेके कैसे चलूं। इस डिजाइन को आप हम लोग अपनी आम फहम जबान में ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। मुझे क्या क्या करना है, कौन कौन से मरहले होंगे, मैं कैसे इस काम को करूंगी, ये अपना हर इंसान का एक ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन रिसर्च के जो उसूल और जवाबित हैं आपको उसके दायरे में ही लेके चलना होता है, ठीक है। मैं मेथोडोलॉजी कौन से लूंगी, टूल्स क्या लूंगी, अब मैं गादा सामान के बारे में सर्वे करूंगी, क्या मैं उनसे बाकायदा मिलूंगी जाकर क्योंकि वो अभी जिंदा है, या फिर मैं उनसे मिले हुए लोगों से मिलूंगी, या मैं कोई सर्वे वो करूंगी, ऑनलाइन सर्वे, कुछ फॉर्म डिजाइन करके और स्प्रेड करूंगी, लोग उसको फिल करेंगे, या मैं उसके लिए इंटरव्यूज कंडक्ट करूंगी फेस टू फेस। वो वेरी करता है ये सब चीजें टॉपिक के अकॉर्डिंग और आपके प्लान के अकॉर्डिंग, इसको हम बोलते हैं डिजाइन, ठीक है। फिर हमारे जराए क्या होंगे, मजीद तफसील आगे देखते हैं इंशाल्लाह, मैं इसकी तफसील में जाऊंगी क्योंकि इस पे सवाल आया है इसकी तफसील से। ऑल राइट, अगर हम अगला मरहला है सैम्पलिंग डिजाइन। अब जब आपको ये करना होता है, तो मैंने आपको बताया था हिस्टोरिकल और उसमें साइंटिफिक पे ज्यादा काम करता है ये, तो फिर डिजाइन डिसाइड किया जाता है। डिजाइन में आपको मैं एग्जांपल लेती हूँ कि आपको किन चीजों को आप स्टडी करोगे। मसलन इसके लिए मैं दूसरी मिसाल अगर आपको लूं साइंटिफिक उससे, कि चाय पीने से नींद का मसला जो होता है, या फिर दो पौधे आप देखें कि एक पौधे को धूप कम चाहिए और एक को ज्यादा चाहिए, तो आप पूरी दुनिया के तो पौधे नहीं लेंगे ना, आपके पास स्पेसिफिक पौधे डिसाइड होंगे,
पूरी दुनिया के पौधे, पूरे इलाके के पौधे, पूरे मुल्क के पौधे को कवर अप नहीं किया जाएगा। तो आप उसमें सैंपल डिसाइड करेंगे कि इतने इस इलाके में जो पौधे आते हैं मैं वही वाला लूंगा, या जो रेड रोज होते हैं मैंने बस वही उस पे ही अपना एक्सपेरिमेंट करना है, या फिर जो व्हाइट रोज होते हैं, या फिर जो कोई एक स्पेसिफिक फ्लावर होता है जैस्मीन, उसके जो खास तरह की एक कैटेगरी है मैं उस पर ही अपना रिसर्च करना चाहता हूँ। फिर उसमें बेशुमार अवेलेबल है दुनिया में, तो आप डिसाइड करोगे कि मैं 200 पौधे जो खरीद के लाऊंगा वो अपने घर के फील्ड में रख के उस पर करूंगा। तो इसको सैम्पलिंग कहते हैं। आदमियों में भी आप कर सकते हैं कवर, और चीजों पे भी। मैंने चूंकि गमला यहाँ पे मिसाल दिए हैं तो आपको उससे एग्जाम्पल दिए हैं। ऑल राइट। फिर कलेक्शन ऑफ डेटा। जब आप सैम्पलिंग करते हैं तो आपके पास डेटा, मैंने अभी यहाँ से चेंज कर दिया है वो, तो उसमें कलेक्शन होता है। आपने जो जो चीजें देखी, ऑब्जर्व किया सैम्पलिंग डिसाइड करने के बाद, अब जब काम करेंगे तो उसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं। उसमें डेटा कलेक्शन में बहुत से सोर्सेज होते हैं। लिटरेचर वाले में तो लिटरेचर होता है, जैसे जब मैं कर रही हूँ या कर रही थी उस टॉपिक पे, तो क्या क्या अवेलेबल है, कितने लोगों ने लिखा, कहाँ कहाँ से लिखा, वो सारा डेटा कलेक्शन आपका पुराना कितना काम हुआ। अगर आप गमले वाली मिसाल को कनेक्ट करेंगे यहाँ से, तो अभी तक किसी ने इस पे रिसर्च किया है, तो उन लोगों की राय क्या है, उन लोगों को क्या रिजल्ट मिला एनालिसिस के बाद, ये सबको डेटा कलेक्शन बोलते हैं। फिर हम उसको जमा करते हैं, और आखिरी अगले मरहले में हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। मतलब ये जो आपने कलेक्शन, पहले तो आप अपने पास जमा करते हैं इसको सारे को, कि पहले किसने किसने काम किया है, कौन कौन से नाम है, और उन लोगों ने काम कैसे किया, किन एस्पेक्ट्स को कवर किया, उन्होंने अपनी राय क्या दी है, ये तो आपने जमा कर लिया। अब आप सबको सामने रखेंगे, आप अपनी ऑब्जर्वेशन को सामने लाएंगे और फिर वहां पे एनालाइज करेंगे। इन सब के सामने रखकर अपना एक रिजल्ट फाइंड आउट करके निकालते हैं, और उसको बाद में रिपोर्ट की शक्ल में दे देते हैं कि मैंने इन सबको स्टडी किया पीछे, और मेरी अपनी स्टडी ये है, मैंने जब इन सबको स्टडी किया तो मुझे ये नतीजा निकल के मेरे सामने आया। फिर उसको लिख के प्रॉपर राइटिंग फेज में आप उसको सबमिट करते हैं। इसको हम बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स। मतलब आपकी फाइंडिंग्स क्या है, आपके नतायज आपको क्या मिले हैं, वो आप दूसरे के सामने लिखे टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। और ये साइंटिफिक में भी यही होता है और लिटरेचर में भी यही होता है। सेम फाइंडिंग को प्रेजेंट करने का फॉर्मूला यही है कि आप उसको लिख कर दिखाते हैं। ऑल राइट, स्टेप समझ आ गए आप लोगों को? यस मैम। एनी डाउट? ठीक। इसमें एक पॉइंट था जो मैंने इसमें आपको लिखा भी है, सवाल पहले आया भी हुआ है, तो कि वो क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस क्या है, आगे फिर तफसील से देखेंगे। हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं, मतलब आप एक एक अपनी राय कायम करते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या मैं ये करूंगा। पौधे को ले ले मिसाल के तौर पर, मैं अगर धूप में 4 घंटे रखूंगा तो इसके पत्ते सूख जाएंगे इस पौधे के, और अगर मैं नहीं रखूंगा तो नहीं सूखेंगे। मसलन मैं एक ऐसी मिसाल ले लूं, ऐसा कोई भी आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, अपने दिमाग में बनाते हैं कि मैं ये करूंगा तो ये होगा। उसी को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। ये आपने बनाया था, अब आपने जो बनाया था उसको आप टेस्ट भी करेंगे कि मैं पौधे को 4 घंटे धूप में रखूंगा तो उसके पत्ते अपना रंग तब्दील करते हैं या नहीं है। तो आपका वो था हाइपोथेसिस था, फॉर्मुलेशन मतलब आपने बना लिया था दिमाग में। अब आप उसको टेस्ट यहाँ पे करते हैं इस मरहले में। ठीक है, अब उसको रख के बाकायदगी से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा होता है, आपने जो सोचा था वो होता है या नहीं होता। ऑलराइट। तो ये पूछा ये क्या था कि ये किस स्टेप में होता है, फॉर्मुलेशन किस स्टेप में हम करते हैं रिसर्च के, और ये किस में। एक सवाल आया हुआ इसीलिए मैंने इसको पॉइंट ले लिया। याद रखिएगा कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव वाला जो स्टेप है थर्ड, उसमें हम फॉर्मुलेशन करते हैं, लेकिन हम उसको एनालाइज यानी उसको टेस्ट करते हैं हम सेकंड लास्ट स्टेज में, जब हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। होप यू अंडरस्टूड। यस मैम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। हाँ, इसमें से जो दो चीजें थी हमने स्टेप्स में देखा ना, दो, डिजाइन और एनालिसिस, ये इस दो से मजीद अंदर से सवाल आया तो मैंने इस दो को तफसील के लिए उठा लिया, ताकि कभी आगे आए मजीद तो आप लोग उसमें उलझ ना जाए। मैंने इसको एसो करके लिया है। ये है सैम्पलिंग डिजाइन, पहला है। इसके 4 स्टेजेस हैं, मतलब ठीक है, ये इसके स्टेजेस हैं। स्टेप में से फिर ये निकला एक स्टेप, फिर इसके 4 मरहले, यानी इसके स्टेप्स के स्टेप्स हैं। सैम्पलिंग डिजाइन है, डी लिख के छोड़ी हूँ, ई। इसके बाद है ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, तो क्या हुआ, पेन कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकंड।
मैम पहली क्या बोली आपने? मैंने पहले बोला है सैम्पलिंग डिजाइन। अब डिजाइन क्या करेंगे ये आप तय करते हैं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ डिजाइन, डिजाइन जो हम ना रिसर्च का डिजाइन बनाते हैं ना कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसके फिर स्टेप्स हमने देखे हैं। इसमें जो है पहले खुत्ता वाले जो में जिसको खुत्ता बोलते हैं ना वही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं, खुत्ता तो वो था, रिसर्च डिजाइन को आप खुत्ता बोलते हैं। फिर खुत्ता के अंदर एक स्टेप था हमारा रिसर्च डिजाइन, ठीक है। वो यानी तो मैं अब कोई बाबिस्तानी वही है क्या? यानी बाबोल खुत्ता जैसे ना नहीं, बाबे बच्चे होता आप है। खुत्ता इसको कह सकते हैं, खुत्ता आप इसको बोलते हैं, ये खुत्ता है आपका, अच्छा जी जी। ठीक है। फिर इसके अंदर एक डेप्थ क्वेश्चन आने की वजह से मैंने लिया, मैंने आपको बताया ना कि रिसर्च डिजाइन एक यस पॉइंट था मैम, ये उसमें, आता है। 3rd नंबर का था ना। ये देखिए मैं आपको फिर से यहाँ वापस लाती हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। हमने देखा था कि चौथे नंबर पे हमें रिसर्च डिजाइन फाइनल करना पड़ता है, ठीक है। इसके 4 स्टेप्स हैं, इसके अंदर है, सवाल आ चुका है इसीलिए मैंने उठाया है, ठीक है। कि डिजाइन में आप किस किस स्टेप को फॉलो करते हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ आपको, बिकॉज वो आपसे फिर पूछ सकते हैं, एक बार पूछा है तो दोबारा पूछेंगे। जिसमें पहला क्या था, मैं यहाँ लिख रही हूँ, सैम्पलिंग डिजाइन बोलते हैं इसकी फर्स्ट स्टेप को, सैम्पलिंग डिजाइन। दूसरे को ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, टी लिख रही हूँ फॉर डिजाइन। और थर्ड में है स्टैटिकल स्टैटिस्टिकल डिजाइन। और इसी का चौथा स्टेप होता है एग्जीक्यूशन, ऑपरेशनल मतलब, सॉरी ओ फॉर ऑपरेशनल, जिसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं, ऑपरेशनल डिजाइन। अभी देखिए क्या करेंगे, आपको रिसर्च डिजाइन करना है, उसका पहला स्टेज है आप सैम्पलिंग डिजाइन करेंगे, मतलब डिजाइन को में तय करेंगे कि आपका टाइप क्या होगा, साइज क्या होगा, एक्सेट्रा। यहाँ पे आप ये फाइनल करते हैं, ठीक है। दूसरे में ऑब्जर्वेशनल में आप सोचते हैं कि आपका डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ये फाइनल करेंगे। आप जो आपका जो डेटा ऑब्जर्वेशन होगा वो आपके डायरेक्ट वाला है या इनडायरेक्ट। जैसे लिटरेचर वाले में हम लोग, जो लिटरेचर वाले हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, वो एक लिखी हुई चीज है, हम उसको सेकंड स्टेप में खुद ऑब्जर्व फिर करते हैं। जैसे कि गादा सम्मान की राइटिंग की मैंने मिसाल ली, तो वो तो लिख चुकी हैं, उनकी तख्लीक सामने है, अब मैं उसके अंदर जाके फिर फाइंड आउट करूंगी कि उन्होंने रजुल को कैसे पोर्ट्रे किया है, तो वो मेरा इनडायरेक्ट होगा। ये पौधे वाली जो मिसाल लेते हैं वो डायरेक्ट होता है, आप किसी चीज को धूप में रखेंगे, उसका सामने धूप उस पर पड़ेगी 4 घंटे, आप उसको बैठ कर ऑब्जर्व करेंगे, या आप उसको सुबह में देख कर जाएंगे, फिर शाम में देखेंगे कि क्या चेंजेस आए, तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में आप ये तय करते हैं अपनी डिजाइनिंग के टाइम कि आपका डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ऑब्लिक इनडायरेक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल में आप तय करते हैं कि मेथड्स क्या होंगे आपके, टूल्स और मेथड्स आपको क्या क्या चाहिए इसमें, ये आप तय करते हैं। और चौथे वाले में आप एग्जीक्यूशन करते हैं, इसका टाइम बजट ये सब के साथ एग्जीक्यूशन करें। होप यू अंडरस्टूड। किसी को कोई डाउट है तो सवाल कीजिए प्लीज। नहीं समझ आया दोबारा बताऊं? जी मैम दोबारा बता दीजिए। ऑल राइट। हमने देखा है कि रिसर्च के 7-8 स्टेजेस थे, स्टेप्स थे, मरहले थे, जिसका चौथा था रिसर्च डिजाइन। इसमें हम रिसर्च डिजाइन फाइनलाइज करते हैं कि हम रिसर्च को करेंगे कैसे, ठीक है। इतनी सी बात हमने पहले स्टेप में देख ली, टाइप्स सॉरी स्टेप्स ऑफ रिसर्च में। अब स्टेप्स ऑफ रिसर्च का एक स्टेप है रिसर्च डिजाइन, फिर इसके भी 4 स्टेप है, वो 4 ये हैं। पहला है सैम्पलिंग डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, स्टैटिस्टिकल डिजाइन, ऑपरेशनल डिजाइन। इसके अंदर भी 4 मरहले निकलते हैं। वो 4 मरहले ये हैं, पहले मरहले में आप तय करते हैं कि आपका टाइप और साइज एक्सेट्रा क्या होगा, दूसरे में आप ये फाइनल करके रखते हैं कि डायरेक्ट होगा आपका ऑब्जर्वेशन या इनडायरेक्ट होगा। चौथे में आप स्टैटिस्टिकल तय कर दें कि आपके मेथड्स क्या होंगे, टूल्स क्या क्या होंगे, आप उसको किस तरह कैरी करेंगे रिसर्च के दौरान। और चौथा एग्जीक्यूशन होता है, टाइम बजट क्या होगा आपका, आप उसको लेकर कैसे चलेंगे, ठीक है। बताइए। यस मैम। मैम ठीक। अगला एक और पॉइंट था जिसपे एक स्टेप था, हमने देखा था सेकंड लास्ट वाला, जब हम एनालाइज करते हैं सब कुछ जमा करने के बाद, हम उसका फाइंड आउट निकालना चाहते हैं, जब इसको हम रिसर्च एनालाइज कहते हैं, उसके भी 4 स्टेप्स होते हैं। कोडिंग करते हैं आप,
मसलन आपके पास है पिक्चर, आपके पास है टेक्स्ट, आपके पास है पैराग्राफ्स, आपके पास है क्या बोलते हैं उसे, ग्राफ्स एक्सेट्रा। तो आप उस सबको कोडिंग करेंगे कि जो पिक्चर है उसको आप एक कोड दे देते हैं, टेक्स्ट कैसे हुआ ये सब कोडिंग करते हैं। आपके पास जितना डेटा कलेक्शन हुआ आप उसको कोड आउट करेंगे। उसमें दूसरे स्टेप में आप डेटा एंट्री करते हैं, सबको अपने सिस्टम में अपडेट करते हैं, ठीक है। फिर वहां एडिटिंग करते हैं। ये तो आपने बस कलेक्शन किया था, जितना कलेक्शन था आपके पास उसको आपने कोड किया कि क्या किसको क्या कहेंगे, आप किसके लिए आप क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे, आपके रिसर्च का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कैसे कैरी करेंगे आगे, ठीक है। उसको क्या नाम देंगे, तो उसके लिए आप एक कोड फाइनल कर लेते हैं ताकि आगे छोटी टर्म को इस्तेमाल करके आपको रिसर्च करना आसान हो। दूसरे मरहले में आप उसको अपने सिस्टम में एंट्री करते हैं। चौथे में एडिटिंग करते हैं। अब आपने कलेक्शन तो आपको जितना मिलता जाता है रिलेटेड हम लेते चले जाते हैं जब हम रिसर्च शुरू करते हैं, लेकिन जब आप यहाँ बैठेंगे इस मरहले में फिर आप देखते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा कर लिया, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसको कट करेंगे। आपको लगेगा यहाँ पे थोड़ी कमी हो रही है तो आप लाएंगे उसको अपने उसमें क्या बोलते हैं डेटा में, तो उसको आप ऐड ऑन करते हैं, उसको एडिटिंग बोलते हैं, कमी बेशी करना जो भी। उसके बाद आप एनालाइज करते हैं फाइनल कि अब जो रिसर्च सामने जितना कलेक्शन है, जितनी चीजें आपके सामने रखी है उसको फिर आप एनालाइज करेंगे और फिर रिजल्ट फाइनल करते हैं, ठीक। यस मैम। आप में से कुछ लोग इसलिए कंफ्यूज हुए हैं कि आप इसको यहाँ से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास रिसर्च के 7-8 थोड़े बहुत कमी चेंजेस के साथ ही आप देखेंगे, उस पर आपने नहीं उलझना है। हमारे पास रिसर्च के स्टेप्स हैं, जब हम रिसर्च करेंगे तो उसके इतने सारे स्टेप्स हैं। उसका जो 2 स्टेप है उससे ये बहुत डीप सवाल करने लगा है, ठीक है। वो 2 है, एक ये और एक ये पूछा है, इसलिए हमने इसके अंदर फिर 4 स्टेप्स आते हैं जिसको हम एस ओ के नाम से जानते हैं। सैम्पलिंग, ऑब्जर्वेशनल, बताइए स्टैटिस्टिकल, लास्ट जल्दी बोलिए। ऑपरेशनल। एग्जैक्टली, वेरी गुड, एक्सीलेंट। उसी तरह से ये इसके 4 थे। इसमें क्या होता है मैंने बता दिया, वो बस स्टेप पूछ लेंगे कि ये किसमें का है, कुछ भी देकर आपसे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये इसी तरह जो 7th है एनालिसिस वाला, इसमें भी 4 है। क्या क्या था बताइए? कोडिंग, डाटा एंट्री, एंट्री, एडिटिंग वेरी गुड, बोलिए। और डेटा एनालाइज एनालिसिस जो मेन काम था हमारा, ये वाला मेन काम 3 मरहले के बाद आता है हमारा, ठीक है। CDEA जैसे भी आपको कोड बना सकते हैं आप बना लीजिए। ये 4 है, इन दोनों से डीप क्वेश्चन आया इसलिए हमने इसको देखा है। दूसरा जो अहम पॉइंट इसमें था, ये सारे ही अहम पॉइंट है, रिसर्च स्टेप से बहुत सवाल उठते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के अकॉर्डिंग, इसको याद रखिएगा। हाइपोथेसिस किस मरहले में होता है, फॉर्मुलेशन, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस मरहले में होता है, ये आप याद रखेंगे। वो आप अंडरस्टैंड करेंगे जब आपको रिसर्च का पूरा खाका समझ आने लगेगा। तो आप लोग को समझ आया यहाँ तक? यस मैम, यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देखा है कि रिसर्च क्या होता है, व्हाट इज रिसर्च, एंड हमने देखा उसके स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप्स के अंदर 2 स्टेप्स को हमने मजीद तफसील देखी है। उस 2 में से एक था डिजाइन और एक है एनालिसिस। इन दोनों के 4 हैं। इसमें आपको SO से याद रख लीजिएगा, जिसे डिटेल आप 1-2 पढ़ेंगे याद हो जाएगा। इसमें था CD, यानी CD इज इट करेक्ट? EA बोलिए क्या है, जल्दी से सुन रहे हैं अगर आप लोग तो याद हो गया होगा। हमें कोडिंग, वेरी गुड, एडिटिंग, डेटा एंट्री, टाइमिंग, एडिटिंग, एनालिसिस। एनालिसिस। इसको आप ये भी कर सकते हो EEA, क्योंकि ये है एंट्री, ये है एडिटिंग, और ये तो एनालिसिस हमारा मेन है ही, बस ये कोडिंग। जैसे आपको कोड आपका दिमाग महफूज कर सके वैसे इसको बना लीजिए। ऑल राइट, अगले स्टेज में हम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस यूनिट, जिसकी शॉर्ट मैंने ये दी है, जिसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं मेन तफसील से इसको। हाँ, इसमें था पहला है ऑब्जेक्टिविटी। बताइए क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिविटी? मेरे इसको लेने के क्या मकसद है, वही है। नहीं नहीं, वो आप उससे समझ रहे हैं, मैं समझ गई। आप ऑब्जेक्टिव से नहीं बना, ऑब्जेक्टिविटी अपने आप में एक टर्म है, मतलब बायसनेस नहीं होना चाहिए कि आप इसकी तरफ ज्यादा झुक जाएं और इसकी तरफ ज्यादा झुक जाएं। जैसे कि मैं अगर आधा सामान कुल मिसाल मैं फिर वहीं से ले रही हूँ, मुझे लगता है मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगी। तो मैं जानती हूँ कि एक फेमिनिस्ट राइटर है, और चूंकि मैं एक फीमेल हूँ तो मैं ये ना कहूँ कि
सिर्फ औरतों के मर्दों के बारे में सिर्फ नेगेटिव 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 ही बोलते चले जाएं, ये ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी ये है कि जो सही है वही बताया जाए। उसमें बहुत से लोग अच्छे भी हैं, उनमें बहुत से लोग अच्छे नहीं भी हैं। तो यही है कि आप बायस नहीं होंगे, किसी के बारे में नाइंसाफ या गलत बात नहीं करेंगे, जो जैसा है वैसी ही बात कीजिए। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी फ्री फ्रॉम ऑल बायस। मैंने शॉर्ट में दे दिया आपको इसकी डेफिनेशन के तौर पर, फ्री फ्रॉम ऑल बायसनेस। आप गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, आप किसी एक को फेवरेटिज्म नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। वो ऑब्जेक्टिव है जो आप बताना चाह रहे थे। ट्राइड वेल। नेक्स्ट है हमारा रिलायबिलिटी। अब आप में से कोई बताएगा मुझे, जैसे ट्राई किया था। Reliable, काबिल भरोसा, है ना? उर्दू में हम बोलते हैं काबिल भरोसा। गुड टर्म। मतलब ये कि आपने एक बार किया रिसर्च, आपको फाइंडिंग मिल गई, जो भी आपका रिजल्ट आया वो मिल गया। तो अब दूसरी बार जब उसी को कोई और क्रॉस चेक करने के लिए रिसर्च करना चाहे, तो ऐसा ना हो कि वो रिजल्ट कुछ और निकल के आ जाए। इसका मतलब ये कि कांस्टेंट होना चाहिए। हर बार 10 बार भी रिसर्च किया जाए तो वही फाइंडिंग मिलनी चाहिए जो एक बार में मिल रही है। तभी श्योरिटी होगी, कंफर्म होगा कि जो आपकी फाइंडिंग थी, जो आपने निकाल कर आप सामने लाए हो, वो वाकई में सही फाइंडिंग है। तो इसका मतलब होता है रिलायबिलिटी, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं काबिले भरोसा। तभी उसको माना जाएगा जब हर बार एक ही जवाब होगा, तब वो काबिले भरोसा होगा। यानी कांस्टेंट होना चाहिए, हर बार का रिजल्ट वही होना चाहिए। मैं गमले से इसको आपको फिर समझाऊं। अगर तो आपने ये फाइंडिंग दे दी कि अगर आप फला पौधे को 4 घंटे तक धूप में रखेंगे बिल्कुल सामने, तो वो अपना पत्ते का रंग ब्राउन कर देता है, तब्दील करता है। मैं मिसाल ले रही हूँ। तो आपने फाइंडिंग दे दी, पूरा प्रोसेस बताया कैसे हुआ, कितने घंटे रखे आपने, 1 घंटे के बाद उसमें क्या तब्दीली देखी, दूसरे घंटे में क्या तब्दीली देखी। मैं जितना मुख्तसर बोलने में, इतना मुख्तसर नहीं होता, बड़े लंबे मरहले होते हैं उसके, प्रोसेस होता है उसका। तो इस तरह आपने अपनी फाइंडिंग निकाली और एट द एंड रिजल्ट में आपने बोला कि वो रंग बदलेगा और जरूर बदलेगा। इस तरह की, इस कैटेगरी का, इस नस्ल का जितना भी पौधा है वो अपना रंग 4 घंटे में बदलेगा। मैंने ये रिसर्च करके और उसको प्रैक्टिकल करके देख लिया है। आपने अपनी फाइंडिंग दे दी। अब दूसरा फिर उस रिसर्च को करके क्रॉस चेक करना चाहे, तो दूसरे ने भी 4 घंटे रखा, दूसरे ने भी वो सारे मरहले फॉलो किए जो आपने किए हैं, जो आपने अपने रिसर्च में बताया भी होगा। तो दूसरे को भी सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, उसके पौधे के पत्ते का रंग भी उतने घंटे में उसी तरह तब्दील हो जाना चाहिए जैसे आपने दावा किया है। तो उसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। मतलब आपका रिसर्च बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब वो रिलायबल, काबिल भरोसा नहीं है, उसको कैंसिल किया जाता है। इसी का मतलब होता है कांस्टेंट, जितनी बार करें सेम आए। होप यू अंडरस्टूड। अगला वैलिडिटी। आप में से किसी ने बताना पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। बताइए आप क्या समझ रहे हो वैलिडिटी से? rules के हिसाब से अगर गए तो steps रूल्स के wise. हिसाब से कहें तो ओके ओके। जो वैलिडिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि आपको जो भी कुछ इस्तेमाल, मैंने लिखा एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेस्ट। आपने जो प्रोसीजर फॉलो किए हैं, मरहले जो उसमें स्टेप्स आपने देखे हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए हैं, और जो टेस्ट किया है आपने, वो सब एक्यूरेट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं वैलिडिटी। आप देखिए प्रोसीजर में, जैसे हम फिर गमले वाली मिसाल लें, तो आपने प्रोसीजर बनाए होंगे, उसके तय किए होंगे कि आपने उसको धूप में रखा। क्या एक टेस्ट ये भी हो सकता है कि आप उसको हर 2 घंटे के बाद फिर थोड़ी देर ठंडे में भी डालेंगे 5 मिनट के लिए। वो रिसर्च पे बेस्ड होता है कि आप कर कैसे रहो, क्या करना चाहते हो। मैंने लिया है कि 4 घंटे कंटिन्यू आपको धूप में रखा है, तो आपको प्रोसेस कंप्लीट एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा कि आपको 4 घंटे रखना ही है, बीच में उस पर छाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसी तरह जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, पौधे, जैसे कि आपके 2 गमले थे, तो जो टाइप है, जो उसकी नस्ल है, वो सब एज इट इज एग्जैक्ट होना चाहिए। या कोई और इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। इसी तरह आपने जो टेस्ट किया, मैंने आपको बताया है कि अगर आपने तय कर लिया है कि आपको 4 घंटे धूप में ही रख के देखना पूरी तरह से, तो उसमें थोड़ी देर के लिए भी अगर छाव आ गया किसी भी वजह से, तो आपको फिर नए सिरे से उसको दूसरे दिन फॉलो करना पड़ेगा। और एज इट इज उसको 4 घंटे के लिए आपको धूप प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। आपके उस पर किसी चीज का साया नहीं आना चाहिए थोड़ी देर के लिए भी, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज एक्यूरेट होना चाहिए, तभी उसकी वैलिडिटी कंफर्म होती है। ठीक है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की डिटेल में हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे, क्योंकि ये सवाल आ रहा है अब बहुत, और वो लोग बहुत इसको संजीदगी से ले रहे हैं, तो देखेंगे आगे इंशाल्लाह। ऑल राइट, अगला है एक्यूरेसी, ट्रू फॉर पॉपुलेशन। इस एक्यूरेसी का मतलब, इस टर्म में जब हम इस्तेमाल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक में, तो इसका मतलब होता है कोई एक्यूरेट और एग्जैक्ट होना चाहिए। आपने जो किया वो पूरे पॉपुलेशन पे सही साबित होना चाहिए। फिर गमले वाली मिसाल मैं लूंगी कि आपने 2 पे कर लिया, या 10 पे, या 200 पे आपने फाइंडिंग दे दी। अब आपको उस टाइप के जितने भी पौधे, मसलन आपने जैस्मिन फ्लावर के पौधे लिए थे, तो जैस्मिन के जितने भी पौधे जो भी करे, उस पे वो आपकी वाली फाइंडिंग अप्लाई होनी चाहिए, सही साबित होना चाहिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी। अगला था क्रेडिबिलिटी।
का मतलब है बेस्ट डेटा। आपके पास जो डेटा है इसमें आपने सुना होगा कभी प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। तो जो बेस्ट डेटा है, क्रेडिबिलिटी का मतलब आपके पास वो होना चाहिए। अब अगर मेरे पास प्राइमरी डेटा हो, प्राइमरी की ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो डायरेक्ट आई हुई है, तो आप सेकेंडरी अगर ले लें इसका मतलब आपने बेस्ट को क्रॉस कर लिया, आपने बेस्ट को अहमियत नहीं दी। तो क्रेडिबिलिटी इस तरह होती है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके रिसर्च के जो बेहतरीन डेटा है आपको वो ही सिलेक्ट करना है, आप उससे कमतर वाले की तरफ नहीं जाएंगे। आपके पास अवेलेबल हमेशा दोनों होता है, ठीक है, तो आपको लेना है एग्जैक्ट और बेस्ट वाला डेटा। ओके, जैसे आपने फ्लावर वाले पे हमने रिसर्च की बात की है कंटिन्यू, या फिर गादा सामान, तो फ्लावर पे भी बात करी थी, उसी को लेती हूँ। तो आपने पीछे से जितना भी डेटा लिया उस पे आपको कुछ प्राइमरी डेटा मिलेगा, कुछ सेकेंडरी मिलेगा। मसलन जैस्मीन के पौधे पर पहले भी कुछ लोगों ने रिसर्च किए हैं, जिन्होंने किए हैं उन्होंने लिख के भी दिया है। अजान शुरू हो गया, मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज। कुछ टॉपिक्स पे तो मुझे लगा ज्यादा मुफीद है, मैं आपको अच्छे से कवर करवा पाऊंगी। और दूसरी बात ये कि रिसर्च है बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग भी इसको संजीदगी से लेके चलें, क्योंकि जी आपके लाइफ टाइम अब ये आपसे जुड़ा रहेगा बस टॉपिक। बाकी सारे यूनिट्स आपकी जिंदगी में टीचिंग के अलावा और इस 2 के अलावा कोई और यूनिट शायद ही काम आता है। पेपर 1 में बस ये 2 यूनिट है जो हमारे साथ फिर लाइफ टाइम कनेक्ट होता है, बिकॉज हमने रिसर्च की फील्ड में जाना होता है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे क्रेडिबिलिटी की, ठीक। मतलब आपको बेस्ट डेटा लेना, अगर प्राइमरी है तो आप इसको छोड़कर सेकेंडरी की तरफ गए तो मतलब आपने बेस्ट को अपनी टॉपिक के, चाहे कुछ भी टॉपिक हो, प्राइमरी इज द बेस्ट वन। तो आप सेकेंडरी को नहीं जा सकते। जैसे मैं बात करी थी कि मैं गादा सम्मान के नॉवेल्स में सूरत रजुल पिछले दिनों जब मैं यूनिवर्सिटी में ट्राई करी थी तो मेरा टॉपिक था, अब चेंज किया मैंने। तो अगर मैं ये टॉपिक मैंने ले लिया मसलन सूरत रजुल फिर रवायत गादा सम्मान, तो मैं अगर उनके नॉवेल्स को नहीं पढ़ती हूँ और मैं चली जाती हूँ कि दूसरे बहुत से लोगों ने गादा सम्मान के बारे में लिखा है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिख चुके हैं अब तक, तो मैं उनको पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं गादा सामान की एक भी जो तखलीक है उसको नहीं पढ़ती। मसला तो मतलब कि मेरा रिसर्च क्रेडिबल नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। तो मुझे इसके लिए सबसे पहले प्राइमरी डेटा मतलब गादा सामान की जो नॉवेल्स है जो मैंने खुद तखलीक की है पहले वो पढ़ना है, फिर मुझे दूसरे स्टेप में दूसरे राइटर्स को जिन्होंने उन पर राय दी है उनको पढ़ना चाहिए, तो ये होता है क्रेडिबल। और अगर मैंने गादा सामान को लाइट लिया, उनको नहीं स्टडी किया और उनके बारे में दूसरे राइटर्स को पढ़ना शुरू किया, तो वो मेरा रिसर्च क्रेडिबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। यस। अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो तो आप लोग टोक दीजिएगा प्लीज। दूसरा अगला स्टेप है, अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है जनरलाइजेशन। मतलब आप जो कर रहे हो वो सब पे अप्लाई होना चाहिए। मैं अभी रिपीट कर रही थी कि जो 2 आपके गमले हैं या 200 हैं, वो सिर्फ 200 पे महदूद आपका रिसर्च नहीं होगा, वो जनरलाइज होना चाहिए दुनिया के सारे उस टाइप के पौधे पर। जब हम अप्लाई करें सेम चीज तो वो एज इट इज रिजल्ट आना चाहिए, इसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। आपने जितने 200 पौधे किए वो 200 ही का रिसर्च नहीं है, उस टाइप के सारे पौधे पर पब्लिकली जब किया जाए, मतलब कॉमन कर दिया जाए उस रिसर्च को, तो वो सब पे सेम रिजल्ट आना चाहिए, उसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये टी था, सॉरी, ठीक है। उस 2 से ही पे ही नहीं होना चाहिए वो रिसर्च, उस 200 के बाद जितने उस टाइप के पौधे पर किया जाए पूरी दुनिया में वो सब पर एज इट इज होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। एक रिसर्च ऐसा है जो जनरलाइज नहीं किया जा सकता, जल्दी से बता दीजिए टाइप ऑफ रिसर्च में। टाइप्स ऑफ रिसर्च में आप लोगों ने देखा है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्शन रिसर्च है, डायग्नोस्टिक है, बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर आपने सुना हो तो उसमें एक रिसर्च ऐसा है जिसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, अगर हमने इस ग्रुप पर किया है तो वो इसी ग्रुप पर रह जाता है, आगे नहीं बढ़ाया जा सकता सेम रिसर्च को। कोई मुझे बता सकता है वो कौन सा टाइप है जिसको आप जनरलाइज कर ही नहीं सकते? ट्राई कीजिए, सोचिए।
मैम कुछ पीवी ऐसा कुछ रिसर्च था जो कंपैरिजन होता है पर्सन टू वेरी गुड, पर्सन। वेरी गुड, ट्राइड वेल, कोशिश अच्छी है आपकी। कोई और ट्राई करना चाहेगा? पीएचटी। ठीक है, अच्छी कोशिश की आपने। रिकॉर्डिंग चेक कीजिएगा जरा, हो रही है नहीं, प्लीज। वो होता है यस मैम। एक्शन रिसर्च। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक्शन रिसर्च। ये इमरजेंसी बेसिस पे आप मान लीजिए करते हैं हम कि मसलन आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं काम कर रहा है, बिक नहीं रहा है, तो उसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। मसलन कि स्टूडेंट का बिहेवियर आपके स्कूल या आपकी क्लास में एकदम से खराब हो गया एक नई टीचर के आने की वजह से, तो ये इमरजेंसी में कंडक्ट मतलब कि अर्जेंट बेसिस पे होता है, एक स्मॉल दायरे पर होता है कि फला 7th क्लास एक नए टीचर के आने के बाद एकदम से उनका बिहेवियर चेंज है और बहुत बदतमीजी करने लगी है, किसी टीचर को नहीं सुन रही, नहीं समझ रही, तो उस पर एक्शन रिसर्च होता है, उसका सोल्यूशन निकाल के, ये बस इसी पे होगा। तो वो एक क्लास ही होती है उस पे। अब हम इसको फिर दूसरे स्कूल में नहीं ले जा सकते, इस रिसर्च को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ये सवाल आया होगा या आएगा। एक्शन रिसर्च है, उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, वो जिस ग्रुप पे होता है बस उसी पे काम करता है फॉर्मूला। ठीक, तो जो नॉर्मल सारे रिसर्च है उसको जनरलाइज होना चाहिए, अगर वो जनरलाइज नहीं कर पाते हम तो फिर वो रिसर्च काबिल कबूल नहीं माना जाता। ठीक है, नॉर्मल सारे रिसर्च को में जनरलाइजेशन वाली क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, 7th है हमारा एम्पेरिकल, मतलब वो रियल लाइफ से रिलेट होना मैम चाहिए, एक्सपीरियंस और हेलो ऑब्जर्वेशन। जी मैम। बताइए। लिटरेचर मैम लिटरेचर तो स्पेसिफिक होता है, तो उसमें जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? लिटरेचर रिव्यू के अंदर जैसे नहीं, हमने आपको मैं बोली बोली। लिटरेचर रिव्यू किसी राइटर के ऊपर अगर हम रिव्यू करते हैं तो उसमें हम जनरलाइजेशन कैसे लाएंगे, क्योंकि वो तो एक स्पेसिफिक अब राइटर नहीं के ला बारे में सकते, हम बात लेकिन करें। बिल्कुल राइटर के बारे में जब बात होगी तो अब नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैंने लिया ना सूरतुल मरा और सूरतुल रजुल, सूरतुल मरा इमेज ऑफ वीमेन और इमेज ऑफ मेन, तो वो तो आम मसला है ना एक पूरी दुनिया का। इस वाले पॉइंट को जब आप उनकी राइटिंग में कवर करेंगे तो जो जनरल पूरी दुनिया का सिस्टम है, पूरी दुनिया में औरतों और मर्दों के जो मसाइल है वो आपके उससे रिलेट होने चाहिए, हकीकत पर मबनी होने चाहिए और वो कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी शख्सियत को ले लेंगे पढ़ने के लिए गादा सामान को, जो जाहिर से बात है वो उनकी अपनी वो है, लेकिन फिर इनके राइटिंग को जब आप पढ़ेंगे तो राइटिंग की जो खसूसियात है किसी इंसान के अंदर होने चाहिए वो इनमें होने चाहिए, वो किसी एक एस्पेक्ट से जरूर कनेक्ट होगा और एज इट इज नहीं हो पाएगा। जैसे पौधे वाले फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था वो इस तरह यहाँ नहीं काम करेगा, जाहिर सी बात है, यहाँ लिटरेचर है तो ये दूसरी तरह काम करेगा। Did you get it? मैम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जो रिसर्च नहीं हमने समझ किया आया? है वही। हेलो मैम। हेलो जी जी सुन रही हूँ मैं आपको, जी सुन रही हूँ मैम। आपको। इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च किया और दूसरे ने रिसर्च किया तो उसका भी तकरीबन सेम आ रहा है रिजल्ट, तो उसको एज अगर इट इज, बिल्कुल, जनरलाइज उसका एग्जैक्टली जनरल। हाँ बिल्कुल सही। जैसे कि सूरतुल मरा को मैंने बताया अभी थाउजेंड्स ऑफ पीपल कर चुके हैं गादा सम्मान पे, जब मैं उनको लिटरेचर रिव्यू कर रही थी तो मैंने देखा बेशुमार लोगों ने किया हुआ है। तो अब सूरतुल मरा किया है मसलन आप ले लीजिए जैद ने, ठीक है, और इसी तरह खालिद ने किया, और इसी तरह किसी तीसरे फर्द ने फातिमा ने किया, तो अब अगर इसका अलग गया तो मतलब गलत हो गया। आपको इन दो से आप बिल्कुल ही अलग जा रहे हो, आप किसी और डायरेक्शन में चल रहे हो, तो ये वाले जो रिसर्चर हमारा है वो फिर क्रॉस जाएगा नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है वो महदूद होगा, उसी दायरे में काम हो सकता है। जैसे हमने पौधे वाली मिसाल ली, वो सिर्फ उसी कैटेगरी उसी टाइप के पौधे पर अप्लाई हुआ हमारा फॉर्मूला आगे। ठीक है, और सूरतुल यस मरा एक मैम। आलमी मसला है, मतलब कज़ाया अलमरा एक आलमी मसला है। इश्यूज ऑफ वीमेन वर्ल्ड में हमेशा से एक हॉट टॉपिक है, वो सहाफत में और हर जगह लिटरेचर में। तो उस पे अब अगर कोई एकदम डायरेक्शन से अलग बात करे, चाहे वो राइटर हो या रिसर्चर, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो ऐसी बात तो हो ना कि वो उसमें चल पाए, दुनिया उसको मानती हो या एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, जवाब मिल गया आपका? यस मैम। कोई और सवाल है? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। इम्पेरिकल था अगला, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक्सपीरियंस या फिर एक्सपीरियंस पे बेस्ड होना चाहिए या फिर ऑब्जर्वेशन बेस्ड होना चाहिए। इन तीनों से हटकर कोई सिर्फ हवाई बात करने लगे कि ये होगा तो वो होगा, ऐसा होगा। मसलन किसी ने कहा कि अगर आप जैस्मिन के फ्लावर को 4 घंटे तक बिल्कुल कांस्टेंट धूप में रखिए तो आप देखेंगे कि उसके पत्ते ब्राउन हो जाएंगे। तो वो सिर्फ बोल दे कोई तो ऐसा नहीं होगा, आपको उसको एक्सपीरियंस या तो रियल लाइफ में देखना है या उसको तजुर्बा करें या उसको आप ऑब्जर्व करें, फिर आप उसको प्रूफ देंगे। तो ये कंपलसरी है, इम्पेरिकल, इसके लिए इम्पेरिकल टर्म
इस्तेमाल होता है। अगला है हमारा सिस्टमेटिक होना चाहिए, तरतीब से चलना चाहिए, उसके जो उसूल और ज़वाबित हैं उसके हिसाब से चलना है रिसर्च में। आपको ये कंपलसरी उसका कैरेक्टरिस्टिक है। डेफिनेट प्रोसीजर होना चाहिए, ये नहीं कि आप कभी ये करके कभी वो करें। आपको कैसे चलना है ये तय होना चाहिए बिल्कुल। आपकी जो डिजाइन है, जो सिस्टम है, जो उसका निजाम है करने का, आपको उसको ही फॉलो करना है। ठीक है, सिस्टमेटिक होना चाहिए। 9 नंबर पे कंट्रोल फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे इसमें ये हमारे अदब में तो हो नहीं सकता, तो मैं वहां से ले रही हूँ साइंटिफिक वाले से। जैसे गमले हमने लिए थे मिसाल में, तो कंट्रोल फैक्टर होना चाहिए कि अब आप इस पे जो आपने धूप देने की बात की थी वो आपका आपको उसमें होना चाहिए कि आप उसको छांव में नहीं जाने दे सकते पौधे को, या फिर उसकी जो दूसरी चीजें हैं, दूसरा एस्पेक्ट्स उसको मुतासिर कर सकते हैं, आपको उसको कंट्रोल करना है। यानी कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए फिर आसपास जो उसको मुतासिर करे। मतलब मसलन आग से कोई बहुत करीब रख दे तो उसके झुलस जाने के इम्कान है, या फिर उस सूरत में भी पत्ते चेंज हो सकते हैं। तो ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि कोई और चीज उसको आपके जो आपका जो सब्जेक्ट है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, उसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, वो मुतासिर नहीं होना चाहिए। तो आपके कंट्रोल में है पूरी तरह से कि आप उसको कितना धूप देंगे, कितनी देर छाव देंगे, या छाव में बिल्कुल नहीं जाने देंगे। कोई तीसरी चीज जैसे कि मैंने मिसाल ली है कि आग से बहुत करीब नहीं रखेंगे आप, वरना फिर उससे भी पौधा मुतासिर होता है। तो ये आपके कंट्रोल में होता है, होना चाहिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक, जो हम पीछे बात कर रहे थे। सर्कल होता है, एक प्रॉब्लम खत्म होती है यहाँ पे, फिर कुछ दूसरा नया शुरू होता है, फिर यहाँ से तीसरा शुरू। ये यहाँ से कोई करेगा वो यहाँ के खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट छूटता है, फिर यहाँ से दूसरा शुरू करता है, वो फिर इस पॉइंट पे छूट जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। ये साइक्लिक है, ठीक है, ये सिलसिला रुकता नहीं है। एक रिसर्च मतलब रिसर्च स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्रॉब्लम एंड एंड्स ऑन अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम से शुरू होती है, उसका सॉल्यूशन निकलता है, और वो फिर एक नया प्रॉब्लम छोड़ के सामने खत्म हो जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम रहता है अगले के लिए। इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक। वो चलता रहेगा, रिपीटेटिव है। लॉजिकल होना चाहिए, मतलब आपके लॉजिक उससे कनेक्ट हो, उसका कोई मतलब मफहूम निकलता हो। ऐसा ही नहीं कि किसी ने बात कर दी बस, उसका कोई लॉजिक बनता ही ना हो। तो रिसर्च लॉजिकल होता है, बिकॉज साइंस से रिलेटेड है, तो लॉजिक टर्म आएगा ही इसमें। और नेक्स्ट है हमारा रेप्लीकेबल है, एवरी टाइम सेम। ठीक है, रिलायबल और रेप्लीकेबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तफसील में आगे, तो इसको मैं बताऊंगी आपको कि इसमें फर्क क्या, बारीक सा फर्क है, वो हम देखेंगे। इस पे सवाल आने लगा है, तो ये देखना जरूरी है। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम तफसील में जाएंगे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के, तो वहाँ इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस मैम। प्रोसीजर्स आपको एज इट इज याद कर जाना है, इसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म दिए थे, बनाए हैं। एक तो ये मैम है ये कि, क्या बोलिए बोलिए प्लीज। मैम ये क्या बोला आपने, एवरी टाइम सेम मतलब? मतलब हर दफा जब आप रिसर्च करें तो सेम रिजल्ट आए। ओके ओके ठीक है, ये सारे ओके। प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पर्सन सेम हो जो इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, थोड़ी सी बारीक सा फर्क है, वो हम आगे करेंगे डिस्कस। ठीक है, इसका शॉर्ट टर्म मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह याद कर सकते हैं। कार्स प्लस वेगू कर लीजिए, जिसमें सी पे आपके क्यूब है और आर पे स्क्वायर है। ये तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल नहीं लगा। दूसरा ये है कि अच्छा, उसमें भी मैंने इसको देखा था एक, मैं वहां पे भी बता देती हूँ आपको एक बार। इस वाले पे एक पॉइंट था, आप लोगों के लिए काम करे तो, वरना मैं हमेशा कहती हूँ कि निमोनिक्स आपके अपने दिमाग की इख्तिरा होनी चाहिए। देखिए, यहां से हमने शुरू किया था फर्स्ट में प्रॉब्लम, ठीक है, ये था रिव्यू, ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी डिजाइन, सैम्पलिंग, बताइए, कलेक्शन एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग। तो पोर्ट स्कार आप इसको जैसे भी कर सकते हैं, अपना बनाइए। फिर आपको अगर लगता है तो मैंने ये बनाया था ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडस्कार, और इसका मैं आपको बता रही थी। हाँ, ये कार्स प्लस वेगो किया, जिसमें कार पे सी पे क्यूब है और आर पे स्क्वायर है। क्यूब क्यों है? क्योंकि एक साइक्लिक है, एक कंट्रोल है, और एक है बताइए क्या था? क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, साइक्लिक और कंट्रोल, इस वजह से क्यूब आ गया, 3 आ गया। 3 सी है हमारे पास, और आर पे स्क्वायर है क्योंकि रिलायबिलिटी है एक, और एक है जो रिपीटेडली चीज रेप्लीकेबल। हाँ, तो इसलिए तो इसको आप अपने हिसाब से अगर चेंज करना चाहे तो जो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर सकता है और आसानी से अडॉप्ट कर सकता है वो ले लीजिए। बस मैंने आपको जो मेरे जहन में था वो मैंने आपको
ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से, इसमें तरतीब का कोई मसला नहीं, स्टेप्स में तरतीब आपको पता होना चाहिए। इसमें तरतीब का इशू नहीं है, इसमें बस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिए, लेकिन उसका मीनिंग क्या बन के आता है, बिकॉज वो आपको ये इतना सा नहीं देंगे, वो फिर अगर आपको ये पता है तो उस पर पूरा एक पैराग्राफ दे देंगे, स्टेटमेंट जो उनका अभी का अंदाज है, फिर आपको वहां से निकालना होगा साइक्लिंग। तो इसलिए इसको मफहूम समझ के फिर याद कर लीजिए कैरेक्टरिस्टिक, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आज के टॉपिक को आज कवर कर लीजिए, याद कर लीजिए सोने से पहले, तो कल आपको इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए प्लीज। मैम कल पता चलेगा। मैम हाँ, ये ये भी अच्छी बात है। एम्पेरिकल, हेलो मैम। हाँ बताइए। जी जी बिल्कुल, सवाल आपका प्लीज। मैम मैम ये एम्पेरिकल, इसको हम रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको? मैम कंट्रोल फैक्टर तो अप्लाई कर सकते हैं एक तरीके से, कि वो भी एप्लीकेबल नहीं है कि नहीं, हम आपको अपनी। मैं बता रही थी ना कि बहुत सी चीजें जो रिसर्च में है वो आपके लिटरेचर वाले पे नहीं होते, क्योंकि ये जो रिसर्च की डिजाइनिंग और जो कैरेक्टरिस्टिक और जो स्टेप्स और जो सारी चीजें है ना, जैसे हाइपोथेसिस एक्सेट्रा, वो सब अप्लाई होता है साइंटिफिक रिसर्च पर। और मैं असल में रिसर्च वही है ही। लिटरेचर में तो हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव देते हैं, जो सामने उसको पढ़ते हैं और उसको हम फिर से एक ड्रॉ करके और क्या कहते हैं ड्राफ्ट तैयार करके उनको फिर से लिख के ही दे देते हैं, लिखी हुई चीज को। उसमें हम ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ना ही तजर्बा कर सकते हैं। केमिकल को केमिकल में नहीं आप मिला के देख सकते, जैसे उन्होंने पौधे पे अगर किसी ने किया तो वो पौधों में जो चेंजेस आते हैं वो करते हैं, वो सब हम नहीं कर सकते। तो रिसर्च के बहुत से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जब आप रिसर्च पढ़ते हैं जो आपके लिटरेचर में अप्लाई होता ही नहीं है। गेटिंग इट? तो आप हर जगह उसकी डेप्थ में जाएगा तो लचेगा, लेकिन मैं एम्पिरिकल रियल लाइफ से भी मैंने बताया था, जैसे सूरतुल मरा जब हम पढ़ते हैं तो जिंदगी में औरतों के मसाइल और इश्यूज तो है ना, फिर वो कहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो फिर वो उनकी राइटिंग में सारी बातें झूठी है, तस्वीर जो उन्होंने बनाई है क्या वो हकीकत से कहीं मैच करती है, या बिल्कुल उन्होंने कोई ख्वाबों की दुनिया से ले आई है अपनी बातें, ये सब भी तो रियल लाइफ से है ना, एक्सपीरियंस करती हैं औरतें वो उन मसाइल और इश्यूज को। इसी तरह हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कितनी ही औरतें कितनी मजालिम का शिकार हैं, तो ये सब कनेक्ट होगा कहीं ना कहीं, लेकिन एज इट इज नहीं होगा। जैसे आप साइंस में कर सकते हो अप्लाई, वैसे यहाँ नहीं होगा। मैम यहाँ पे कंट्रोल फैक्टर के अंदर हम अपने बायसनेस को कैसे रोक सकते हैं? एट प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स। एट वेट फॉर 2 मिनट्स प्लीज बच्चे। हाँ, आपने पूछा कि कंट्रोल को कैसे रोक सकते हैं, कंट्रोल फैक्टर को, ये फिर साइंटिफिक में यस आएगा ना। लिटरेचर की बात की आपने। मैम, लिटरेचर के अंदर जैसे हमारे बायसनेस होते हैं वो तो कंट्रोल फैक्टर में आएंगे कि हम अपने बायसनेस से बचे हमारा रिसर्च जो मुतासिर ना हो। बिल्कुल। तो आप कैसे बचाएंगे? हेलो। जैसे मैंने आपको बताया था, फेमिनिस्ट वाले में ये बहुत इशू आता है कि मैंने टॉपिक लिया सूरतुल रजुल, या फिर गादा समानी के राइटर हैं, तो मैंने उनको इसीलिए भी लिया था कि वो बायसनेस से बचती हैं। दूसरी जो फेमिनिस्ट राइटर है ना, वो बहुत बायस हो जाती हैं, वो उनकी नॉवेल्स उनकी कहानियां ऐसी होती हैं कि पूरी दुनिया के मर्द जालिम और जाबिर और सिर्फ जुल्म ही करने वाले, कोई दुनिया में एक भी सैंपल अच्छा इंसान पाया ही नहीं जाता मर्द, सारी के सारे औरतों पर जुल्म करने वाले, तो वो बायस है, उनकी राइटिंग ही फिर बायस है, फिर रिसर्चर उसको दिखाता है बस। तो मैंने गादा समान को इसलिए लिया था कि बहुत बैलेंस करके चलती है, ये अच्छी तस्वीर भी दिखाती है मर्दों की, हालांकि है फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट का मतलब औरतों के मसाइल उठाने वाली, लेकिन बहुत सी फेमिनिस्ट रिजिड हो गई, उन्होंने सिर्फ औरतों को हर तरह से मजलूम ही देख लिया, जहाँ वो गलत हुई, वो बायस हो गई फिर ना, हकीकत से कहीं दूर, जिंदगी से कहीं दूर। दुनिया में सारे मर्द खराब नहीं है ना, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो ये वाला पॉइंट था कि वो बायस हो गई, वो फिर इस में जाएगा ऑब्जेक्टिविटी में। कंट्रोल फैक्टर आपका पूरी तरह से साइंस वाले में अप्लाई होगा, जहां मैंने आपको बताया था, जैसे आप 2-3 केमिकल को जब मिक्स करके कोई तजर्बा कर रहे होते हैं, तो जैसे कि उसका क्या था, एक ग्रेविटी का फॉर्मूला जो था, वो सब उसमें जाता है। लिटरेचर में कंट्रोल का फैक्टर का कोई काम मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। आई डो नॉट थिंक, मैंने खुद भी किया तो मुझे नहीं लगता है कहीं भी अप्लाई हो सकता है। चलिए इसी पे बस करेंगे, मेरी अगली क्लास है तो आप लोग मुझे इजाजत देंगे, और कोई सवाल है तो रखिएगा, बट अच्छी क्लास है, आप लोग इंटरेस्ट लेना है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जहन में सवाल उभर रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोग फोकस्ड हैं, सुन रहे हैं और समझ भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कुछ सवाल रह गया हो जिसका मैं आज जवाब नहीं दे रही हूँ टाइम की कमी की वजह से, तो कल जरूर लूंगी वो सवाल इंशाअल्लाह। इसी के साथ तैयारी पे बने रहिए, इस टॉपिक को आज कवर करके देख के सोइएगा, सुबह उठने के बाद एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बस 5 मिनट दीजिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बन रही है तो नहीं आपको दिक्कत आएगी, याद हो जाएगा फिर। ठीक है, सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, डोंट